1 अप्रैल 2023 से बॉम्बे के आजाद मैदान से हम बेरोजगारों की संसद का कार्यक्रम का आगाज किए। 1 अप्रैल से कंटिन्यू लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है और मध्य प्रदेश के 6 जिलों में संपन्न करने के बाद महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, फिर राजस्थान में, तेलंगाना में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, फिर इसके बाद आज आपके पास ये आए। फिर यहाँ से कल दुर्गापुर में हम लोग कार्यक्रम लेंगे। तो ऐसे देश के जहाँ पर विद्यार्थी बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं, अध्ययन करते हैं, जहाँ पर विद्यार्थी और अपने कैरियर के लिए, अपने भविष्य बनाने के लिए वो अपनी जिंदगी लगाते हैं पढ़ाई में, मगर आज सरकार की जो नीतियां हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, ये दोनों सरकारें मिलजुल करके ऐसी नीतियां बना रही है कि आज आने वाले समय में हमारे SC, ST, OBC जो युवा विद्यार्थी है उसको आत्महत्या करने को मजबूर करने वाली नीतियां चलाई जा रही। इतनी भयंकर नीतियां आ रही। तो ये जो बेरोजगारी के संदर्भ में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्यों बेरोजगारी के संदर्भ में चर्चा करने की जरूरत पड़ी? और खास बात यह है कि इस देश के दिल्ली जैसे शहर में देश का संसद भवन है, फिर भी हम लोग बेरोजगारों की संसद क्यों बुला रहे हैं? ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी बेरोजगारों की संसद बुलाने की? तो उसकी वजह यह है कि इस देश में जो हमें 15 अगस्त 1947 को आजादी के बारे में पढ़ाया गया कि हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हैं, मगर यह बात नहीं पढ़ाया गया कि आजादी कौन सी मिली हमें। इस देश में 2 प्रकार की आजादी हासिल होनी चाहिए थी। नंबर 1, जो ये देश है ये अंग्रेजों का गुलाम देश था, अंग्रेज चले गए तो भारत आजाद है। मगर इससे पहले इस देश के सामाजिक व्यवस्था में, जो इस देश का सोशल स्ट्रक्चर व्यवस्था है, समाज व्यवस्था है, उस व्यवस्था में ये SC, ST, OBC का आदमी गुलाम था, उसको आजादी बहाल नहीं हुई 15 अगस्त 1947। वो नहीं आजाद हुआ। ये आपके साथ धोखेबाजी हुई। जो आपको पढ़ाया जा रहा है कि 15 अगस्त 1947 को आप आजाद हो गए, ये आपके साथ धोखेबाजी 15 अगस्त 1947 के समय हुई। मगर हमारे महापुरुषों ने कुछ लड़ाई लड़ी। ज्योतिराव फूले से लेकर के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तक 108 साल लड़ाई लड़ा गया, तब हमें संवैधानिक अधिकार मिले। जो संवैधानिक अधिकार मिला, इस संविधान के बदौलत आज समाज में 3 वर्ग निर्माण हुए। नंबर 1, विद्यार्थी वर्ग निर्माण हुआ, पढ़ा लिखा वर्ग निर्माण हुआ। ये संविधान के बदौलत निर्माण हुआ। संविधान से पहले विद्यार्थी वर्ग नहीं था, शिक्षित वर्ग नहीं था, पढ़ा लिखा वर्ग नहीं था। ये संविधान आया 26 जनवरी 1950 को, तो आपको अधिकार मिला। अधिकार के बाद आपके समाज में पढ़ा लिखा वर्ग निर्माण होना शुरू। दूसरा वर्ग निर्माण हुआ संविधान के बदौलत, वो कर्मचारी वर्ग निर्माण हुआ। पढ़ाई लिखाई के बाद दूसरा वर्ग निर्माण हुआ, कर्मचारी वर्ग निर्माण हुआ। तीसरा वर्ग निर्माण हुआ, देश में नेता वर्ग निर्माण हुआ। 26 जनवरी 1950 से पहले ऐसे स्टेज लगा करके कोई नेता नहीं मिलता था, वर्ग नहीं मिलता था। बाबा साहब अम्बेडकर केवल अकेले लड़ते थे, नेता वर्ग नहीं था।
आज हम बेरोजगारों की संसद बुला रहे हैं तो आज इतने नेता हो गए कि मना करना पड़ता है कम बोले। ये संविधान के बाद निर्माण हुआ, संविधान के पहले नहीं निर्माण हुआ, ये संविधान के बाद निर्माण हुआ। मगर जब 1992 में 1980 के दशक में एक आंदोलन चला देश में, वो मंडल कमीशन का आंदोलन चला। जब मंडल कमीशन का आंदोलन चला तो शासक वर्गों को एक बात समझ में आया कि ये जो मंडल कमीशन है ये ओबीसी के लिए, अधिकार के लिए है। मगर ये जो मंडल कमीशन है, इस मंडल कमीशन से केवल ओबीसी को प्रतिनिधि का सवाल नहीं था, मंडल कमीशन से 52% ओबीसी को नौकरी मिलता, रोजगार मिलता। 52% ओबीसी को रोजगार मिलता। मगर शासक वर्ग को यह बात एहसास हो गया कि संविधान में 26 जनवरी 1950 को एससी और एसटी को अधिकार बहाल हो गया, वो संवैधानिक अधिकार बहाल हो गया। मगर ओबीसी को अगर अधिकार दिया जाता है तो ओबीसी और एससी एसटी मिला करके इस देश में इनकी आबादी 75% तक लोकतंत्र में रोजगार लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। तब इनको नौकरी की जरूरत पड़ जाएगी। 100 में 75% केवल एससी एसटी ओबीसी के लोगों को नौकरी देनी हो जाएगी। ये बात शासक वर्ग को समझ में आई। चीटिंग हुआ आपके साथ, वो धोखेबाजी क्या हुआ? जिस संविधान में यह प्रावधान था, अभी एक साथी प्रश्नकाल के समय बताया कि संविधान के 16(4), 15(4) में हमें शिक्षा और नौकरी लेने का अधिकार है, फिर भी इसके बावजूद भी हमें नहीं दे रहा है सरकार। तो ये साजिशन नहीं दिया जा रहा है। तो हुआ क्या? षड्यंत्र आपके साथ धोखेबाजी हुई। 1991 में 16 नवंबर 1992 को ओबीसी का मंडल कमीशन लागू करने से पहले 1991 में इस देश में एक कानून लाया गया। वो कानून का नाम था एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण, भूमंडलीकरण और निजीकरण। ये 3 कानून लाए गए 1991 में। तब ओबीसी को रिजर्वेशन बहाल किया गया, यानी प्राइवेट करने का कानून इस देश में पहले आया, अधिकार बाद में दिया गया कि आप नौकरी करोगे। ये धोखेबाजी आपके साथ हुआ। इसका मतलब जिसके पास दांत था उसको चना नहीं दिया जाएगा, जिसके पास दांत नहीं है उसको चना दिया जाएगा। ये प्रोग्राम सरकार ने लाया, योजनाबद्ध तरीके से लाया। तो हुआ क्या? अब वो प्राइवेटाइजेशन आने की वजह से, जिस वक्त प्राइवेटाइजेशन लागू किया गया 1991 में, उस वक्त बेरोजगारी दर 1% थी, मात्र 1%। 100 में 10 लोग बेरोजगार, 1%। तो इस तरीके से तब उस वक्त बेरोजगारी दर 1% से कम थी। मगर 2002 तक 91 में एलपीजी लाया गया। 2002 तक वही एलपीजी की वजह से देश में बेरोजगारी 2.2% पहुंच गई, 2% से ऊपर पहुंच गई। ये एलपीजी, और इस एलपीजी का समर्थन किसने किया? हमारे लोगों ने ही एलपीजी का समर्थन किया, दूसरा नहीं किया। हमारे लोगों ने ही एलपीजी का समर्थन किया। समर्थन कैसे किया? जब हमारा अधिकारी कर्मचारी पैसे वाला हो गया तो उसके घर में कोई अगर बीमार पड़ जाता था
तो हॉस्पिटल के लिए जाता था, सरकारी हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता था, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कर्मचारी नहीं रहता था, तो एम्प्लॉय ये सोचता था कि अब हमें प्राइवेट में इलाज कराना चाहिए, गवर्नमेंट में हमारा इलाज सही तरीके से नहीं होता। जिस SC ST OBC के कर्मचारियों को इस प्राइवेटाइजेशन का